नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान यात्रा में। दोस्तों, यह हमारे उत्तराखंड की परीक्षा वाणी सीरीज है और इस सीरीज में हम उत्तराखंड परीक्षा वाणी में जितने भी अध्याय हैं तो सभी अध्यायों पर हम चर्चा करते हैं। तो इसी क्रम में है 12वां अध्याय। तो इसमें आज हम जो चर्चा करने वाले हैं तो राज्य की प्रमुख अनुसूचित जातियाँ। तो राज्य में जो प्रमुख यानी अनुसूचित जनजातियाँ हैं, जो एसटी हैं, तो उनमें प्रमुख जो जातियाँ हैं उनके बारे में उत्तराखंड परीक्षा वाणी में क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए गए हैं तो उन सभी पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हमारी शेड्यूल ट्राइब्स है उसमें है हमारी जौनसारी जनजाति। तो जौनसारी जनजाति की बात करें तो राज्य का यह दूसरा सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है। तो राज्य का दूसरा सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है और प्रजातीय दृष्टि से इंडो आर्यन परिवार से यह संबंधित है। तो अगर प्रजातीय दृष्टि से देखें तो इंडो आर्यन परिवार से इसका संबंध बताते हैं। और विशेष रूप से अगर हम प्रसिद्धि की बात करें तो ये अपने विशिष्ट वेशभूषा के लिए जाने जाते हैं, परंपराओं के लिए जाने जाते हैं और साथ ही जो यहाँ पर सांस्कृतिक मूल्य हैं, सामाजिक मूल्य हैं उनके, उसके लिए जाने जाते हैं और इनकी सुदृढ़ अर्थव्यवस्था के लिए ये जाने जाते हैं। और विशिष्ट रूप से अगर हम बात करें तो ये सामाजिक सांस्कृतिक जो इनकी मूल्य हैं, परंपराएं हैं या विशिष्ट वेशभूषा है, तो इसके लिए ये विशेष रूप से जाने जाते हैं। यानी कि जो इनके जो कल्चर है, तो मुख्य रूप से यहाँ पर जौनसारी जनजाति को उनके कल्चर के लिए, सांस्कृतिक मूल्यों के लिए जाना जाता है। इनका जो मुख्य निवास स्थल है, तो मुख्य निवास स्थल की बात करें तो हिमालय का उत्तरी पश्चिमी भाग का भावड़ क्षेत्र है, जिसमें हमारे जो प्रमुख जो क्षेत्र हैं जिसमें चक्राता, कालसी, त्यूनी, लाखमंडल, देहरादून, ये सब देहरादून में आते हैं। टिहरी की बात करें तो जौनपुर क्षेत्र और उत्तरकाशी का परगनेकाना क्षेत्र इसमें आता है। तो मुख्यतः जो अगर जौनसारी जनजाति के निवास स्थल की बात करें तो मुख्यतः यह देहरादून जिले में निवास करते हैं। उसके अलावा टिहरी, उत्तरकाशी में भी कुछ क्षेत्र आता है। जौनसारी जनजाति की लगभग 98% जो जनसंख्या है तो देहरादून में निवास करती है। तो सर्वाधिक जो जनसंख्या है वह देहरादून में निवास करती है। और जौनसार बाबर अगर हम भाषा की बात करें तो यहाँ पर इनकी जो मुख्य भाषा है तो मुख्य भाषा इनकी क्या है, जौनसारी है। और बाबर के कुछ क्षेत्रों में बाबरी भी बोली जाती है। देवघारी में देवधार में और देवधार में कुछ देवधारी भी बोली जाती है। और कुछ हिमाचली, कुछ जो हिमाचल से सीमा लगती है तो कुछ यहाँ पर जो क्षेत्र है तो वहाँ पर थोड़ा बहुत हिमाचली भी हमें देखने को मिलती है। और पठन पाठन मुख्यतः यहाँ पर हिंदी में होता है। जौनसार बाबर क्षेत्र की अगर हम बात करें तो कालसी, चक्राता व त्यूनी तहसील को सामूहिक रूप से यहाँ पर जौनसार बाबर के अंतर्गत ये आती हैं, जिसमें कुल जो गांव हैं राजस्व 358 और पट्टी या खते तो ये 39 है। तो 39 पट्टी या खत इसमें आते हैं। बाकी अगर कुल राजस्व गांवों की बात करें तो 358 गांव इसमें कुल आते हैं, जिसमें हमारा जौनसार बाबर का जो प्रमुख क्षेत्र है कालसी, चक्राता व त्यूनी तहसीलें, सामूहिक रूप से इनको जौनसार बाबर के क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। जौनसार बाबर प्रजाति एवं जाति की अगर हम बात करें तो इसमें मंगोल एवं डोम प्रजाति का मिश्रण ये यहाँ पर इनमें देखने को मिलता है। 3 वर्गों में मुख्य रूप से इनका विभाजन है, खसास, कारीगर और हरिजन खसास। तो 3 वर्गों में इनको बांटा जाता है, जिसमें मुख्यतः जो खसास वर्ग है तो इसमें ब्राह्मण व राजपूत आ जाते हैं। कारीगर वर्ग में लोहार, सोनार, नाथ, जोगी, बागजी और बढ़ई, ये प्रमुख जो यहाँ पर वर्ग हैं वो आते हैं। और तीसरा इसमें वर्ग है, यानी जौनसारी जो जाति है तो इसमें 3 वर्ग हमें देखने को मिलते हैं। और तीसरा जो वर्ग है हरिजन खसास, डोम, कोल्टा, कोली, मोची, ये सभी लोग यहाँ पर हरिजन खसास वर्ग में आते हैं। अगर वेशभूषा की हम बात करें तो जौनसारी जनजाति की वेशभूषा यहाँ पर पुरुष क्या हैं, सर्दी में मुख्यतः ऊनी कोट, पजामा जिसे जगोली भी कहते हैं, टोपी जिसे डिगवा कहा जाता है, तो मुख्य रूप से उनका ये वेशभूषा रहती है। और स्त्रियों की अगर हम बात करें तो ऊनी कुर्ता, ऊनी घाघरा व ढांट, एक बड़ा रुमाल जिसे कहा जाता है, तो ये इनका प्रमुख वेशभूषा है सर्दी में। अगर हम गर्मियों की बात करें तो गर्मियों में पुरुषों के द्वारा सामान्यतः यहाँ पर चूड़ीदार पजामा और बंद गले का कोट और सूती टोपी यहाँ पर देखने को हमें मिलती है। स्त्रियों की बात करें जिसमें सूती घाघरा, कुर्ती, कमीज, झग्गा भी जिसे कहा जाता है, और कुर्ते के बाहर चोली या चोटी भी जिसे कहते हैं। तो ये यहाँ पर मुख्यतः यहाँ पर
गर्मियों में स्त्री पुरुषों के द्वारा पहने जाते हैं जौनसार बाबर के क्षेत्र में। आवास की अगर हम इनके आवास की बात करें तो घर मुख्यतः इनमें लकड़ी व पत्थर से निर्मित होता है। 2 या 3 मंजिला भवन देखने को मिलते हैं और घर का मुख्य द्वार लकड़ी से बना होता है और साथ ही विभिन्न प्रकार की सजावट भी उनमें की जाती है। इसके अलावा इनके जो रंग बिरंगे जूते होते हैं उन्हें आल भी कहा जाता है। तो ये प्रीवियस यूकेट प्लस एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो रंग बिरंगे जूते इनके आल कहलाते हैं। और आधुनिकता में ये पैंट कोट साड़ी ब्लाउज का प्रचलन जो सामान्यतः पहना जाता है स्त्री पुरुषों के द्वारा, तो आधुनिकता के दौर में उनके द्वारा भी यहाँ पर परिधान यहाँ पर पहने जाते हैं। सामाजिक संरचना की अगर हम बात करें तो सामाजिक संरचना यहाँ पर मुख्यतः पितृसत्तात्मक प्रकार की और संयुक्त परिवार की प्रथा हमें देखने को मिलती है। यानी पितृसत्तात्मक होते हैं, परिवार का मुखिया पुरुष होता है, और संयुक्त परिवार यानी आपस में जो परिवार हैं साथ में रहते हैं सभी, तो संयुक्त परिवार की प्रथा भी इसमें देखने को मिलती है। परिवार का मुखिया सबसे बड़ा पुरुष होता है, परिवार की संपत्ति की देखभाल करता है और सामाजिक व्यवस्था में पूर्ण रूप से सहभागिता होती है। एकल अब धीरे धीरे क्या है, जैसे जैसे आधुनिकता का दौर बढ़ रहा है तो इसमें भी हमें एकल प्रवृत्ति का प्रचलन देखने को मिलता है। यानी जो एकल परिवार हैं वह देखने को मिलते हैं। पहले यहाँ पे बहुपति विवाह का प्रचलन था, परंतु अब यह प्रथा लुप्त प्राय है। और यहाँ पर विवाह भी जो मुख्यतः यहाँ पर विवाहों के प्रकार हैं तो सारे मुख्यतः इनमें बेविकी यानी जो सबसे साधारण विवाह होता है, बोई दूध की और बाज़दिया। तो इन तीनों में ये विवाह के प्रकार हैं, अलग अलग प्रकार के विवाह हैं। तो यहाँ पर बाज़दिया सबसे शान शौकत का विवाह होता है जिसमें कन्या पक्ष से वर के घर बारात ले जाई जाती है। यानी सामान्यतः क्या होता है, वर पक्ष के द्वारा कन्या पक्ष के यहाँ बारात ले जाई जाती है, लेकिन इसमें उल्टा होता है। बाज़दिया में सबसे शान शौकत का विवाह होता है तो इसमें कन्या पक्ष के द्वारा बारात ले जाई जाती है वर पक्ष के यहाँ। और साथ ही विवाह विच्छेद का अधिकार यहाँ पर पति पत्नी को यानी स्त्री पुरुषों को यहाँ पर समान रूप से अधिकार दिए गए हैं। अब इसके बाद सामाजिक संरचना की अगर हम बात करें तो सामाजिक संरचना में पिता के घर लड़की को ध्यानती कहा जाता है, जिसमें उनको मुख्यतः घर व कृषि कार्यों का प्रशिक्षण दिया जाता है। तो सामान्यतः क्या होता है, जो घर के जो घरेलू कार्य होते हैं, खाना बनाना, थोड़ा खेती बाड़ी करना यानी कृषि करना, तो ये सभी प्रशिक्षण पिता के घर यानी मायके में दिए जाते हैं, जहाँ पर लड़की को ध्यानती कहते हैं। और विवाह उपरांत लड़की को यानी जो जिसकी शादी होती है उसे रयांती कहते हैं। और उसका निवास क्या होता है, अपना पति का घर होता है। और रिश्ते संबंधों में कन्या पक्ष को उच्च माना जाता है, यानी जो कन्या पक्ष है तो उसे उच्च यहाँ पर प्रमुखता दी जाती है, प्राथमिकता दी जाती है। और जौनसार बाबर में जो इनकी सामाजिक संरचना है तो उस समाज में यहाँ पर महिलाओं को सामान्य स्थिति प्राप्त है। इसके बाद यहाँ पर धर्म की अगर हम बात करें तो जौनसारी जनजाति हिंदू धर्म को मुख्यतः यहाँ पर मानती है, संपूर्ण जौनसारी जनजाति। और इनके कुल देवता एवं संरक्षक हैं महाशु देवता, बासक, पिबासक, बुतिया, बोठा या चलदा व देवलाड़ी। तो ये प्रमुख इनके क्या हैं, महाशु देवता हैं। और इसके अलावा इनके जो अन्य देवता हैं जिसमें पांडव, भरद्वाज, तो ये प्रमुख इनके देवता हैं, जिनमें महासु देवता इनमें जौनसारी जाति के प्रमुख देवता हैं। सामान्य एवं महत्वपूर्ण देवता महाशु हैं, जिनको महाशिव भी कहा जाता है। और जिनके मतलब मुख्यतः यहाँ पर जौनसारी जनजाति महासु देवता की पूजा करती है। और कुछ महाशु देवता को विष्णु का 6वां अवतार माना जाता है। कुछ लोगों के द्वारा यहाँ पर भूत, प्रेत, डाकिन, साकनी, परियों की आदि की भी पूजा की जाती है। पर ये वर्तमान आधुनिकता दौर में ये जो प्रथाएं हैं मुख्यतः लुप्त प्राय हैं या कम देखने को मिलती हैं। नेता प्रचलन की बात करें तो जौनसारी पांडवों के वंशज ये स्वयं को मानते हैं। और प्रमुख देवता इनके 5 पांडव व पंचमाता कुंती देवी को ये मतलब पांडवों को ये मुख्यतः पांडवों की पूजा की जाती है, प्रमुख देवता के रूप में पूजा करते हैं। इनका जो प्रमुख देवालय है तो वह है हनोल, जहाँ पर महाशु देवता का मंदिर है, पत्थर और लकड़ी से निर्मित यह मंदिर है। इसके अलावा कुछ अन्य प्रमुख मंदिर हैं, लाखा मंडल, थैना व कालसी आदि स्थानों में बने हुए हैं। और देवता
लोक कलाओं के संरक्षक भी इनमें माने जाते हैं। इसके अलावा सांस्कृतिक गतिविधियों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर विशिष्ट त्यौहार, उत्सव और मेले हैं। सबसे पहला जो नाम है तो यह है बूढ़ा दीपावली। तो बूढ़ा दीपावली की बात करें तो दीपावली के 1 माह बाद इसे यहाँ पर मनाया जाता है और 5 दिन तक यह जो बूढ़ा दीपावली है यह त्यौहार चलता है। तो इसमें दीपक की बजाय अपने आंगन में भीमल के लकड़ी का हौला जलाते हैं, जिसे गढ़वाली में भैला कहा जाता है। तो भीमल की लकड़ी से बनाया जाता है, उसको जलाया जाता है और साथ ही पांडव और महासु देवता के गीत यहाँ पर गाए जाते हैं। हौला को किसी खेत में ले जाकर भैलो खेलना और पुरुषों के द्वारा पत्तेबाजी नृत्य भी किया जाता है। तो जो हौला होता है यानी जो भीमल की लकड़ी को जलाया जाता है तो उसको फिर खेतों में ले जाए जाते हैं, उसको घुमाते हैं, जिसे भैलो खेलना भी कहते हैं। और साथ ही यहाँ पर पुरुषों के द्वारा पत्तेबाजी नृत्य इसमें किया जाता है। काफ़ी प्रमुख त्यौहार है, प्रसिद्ध त्यौहार है कि जो जौनसारी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। इसके अलावा है पंचाई या दशहरा। तो पंचाई या दशहरा की बात करें तो पांडव का त्यौहार के रूप में मान्यता प्राप्त है और पांडव अश्विन शुक्ल षष्ठी या सप्तमी तिथि को इसे मनाया जाता है और स्थानीय इसको पयांता के नाम से जाना जाता है, पांचई या दशहरा को। और कहीं कहीं पर यहाँ पर मेले का, जौनसार के क्षेत्र में मेले का आयोजन भी देखने को मिलता है। इसके बाद है जागड़ा। तो महासु देवता का यह त्यौहार है, जौनसारी जनजाति के प्रमुख देवता है और भादों के महीने में इसे मनाया जाता है जागड़ा जो त्यौहार है। और महासु देवता को मंदिर से ले जाकर टॉस नदी में स्नान करवाया जाता है। तो यहाँ पर ये जो प्रमुख त्यौहार है जागड़ा मनाया जाता है, जौनसारी जनजाति से संबंधित है। इसके अलावा यहाँ पर माघ त्यौहार है जो कि 11-12 जनवरी से प्रारंभ होकर पूरे माघ माह चलता है और लोगों द्वारा यहाँ पर भेड़ बकरा काटकर एक दूसरे को भोज दिया जाता है। तो यहाँ पर लोगों के द्वारा भोज दिया जाता है और पूरे महीने लोग रात को प्रत्येक के घर जाकर यहाँ पर नाचना गाना करते हैं, यानी जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं वह चलते हैं। इसके बाद है विषु मेला। तो विषु मेला की अगर हम बात करें, सर्वाधिक प्रसिद्ध यह मेला है। अप्रैल माह में इसे मनाया जाता है और बैसाखी से 4 दिन तक यह मेला लगता है। 4 दिनों में मेले जो आयोजित होते हैं तो चौलीथात, ठाणा, डांडा, चौरानी, नागनाथ, लोहन डांडा, घिरती और नागायत डांडे। तो ये प्रमुख जो स्थान है यहाँ पर मेले का आयोजन किया जाता है और यह जौनसार बाबर क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला भी है। तो जौनसार बाबर का सबसे बड़ा मेला है विषु मेला और इसमें लाडू व सांकली मुख्य पकवान है जो कि बनाए जाते हैं। और साथ ही मेले के जो अन्य नामों की अगर हम बात करें तो गनियात भी इसे कहा जाता है। तो मेले को यहाँ पर गनियात के नाम से भी जाना जाता है। और विषु मेला क्या है, जौनसार बाबर क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला भी है। इसके अलावा यहाँ पर त्यौहार, एक प्रमुख त्यौहार है नुनाई, जो कि सावन महीने में मनाते हैं और इसमें अधिक भेड़ पालने वाले जो क्षेत्र होते हैं जहाँ पर भेड़ पालन मुख्यतः किया जाता है तो उन क्षेत्रों में नुनाई त्यौहार मनाया जाता है और दशहरे को पांचों के रूप में यहाँ पर मनाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर अन्य प्रमुख त्यौहार है अठोई, जो कि जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। वीर केसरी मेला भी लगता है जो कि जिसका 3 मई को यहाँ पर आयोजन होता है चौलीथार नामक स्थान पर, जो कि यहाँ पर जो वीर शहीद केसरी चंद हैं तो उनके बलिदान दिवस पर यह आयोजित किया जाता है 3 मई को। तो यह भी जौनसार बाबर में लगता है। इसके अलावा विशेष प्रकार के मेलों का आयोजन होता है जिसमें सबसे पहले है जात्रियों मोड़। तो जात्रियों मोड़ ये कई खतों को मिलाकर एक साथ यहाँ पर एक बड़े मेले का आयोजन किया जाता है। 25-26 वर्षों में एक बार यह लगता है और पहले लोगों के द्वारा हथियार व गाजे बाजे के साथ यहाँ पर उपस्थित दर्ज की जाती है और साथ ही यहाँ पर ग्रुप के द्वारा शक्ति परीक्षण करवाया जाता था। इसके अलावा यहाँ पर अन्य जो प्रसिद्ध मोड़ हैं या मेले हैं जिसमें डुंगरिया मोड़, साहिया, पाटे व मीनस अन्य प्रमुख यहाँ पर जो मेले हैं मोड़ हैं उनका आयोजन किया जाता है। इसके अलावा दूसरे जो प्रमुख मेले हैं या मोड़ हैं तो मछ मोड़ हैं। लोगों द्वारा किसी गाड़ या छोटी नदी में तिमुर पाउडर डालकर इसमें मछलियों को बेहोश कर सामूहिक रूप से मछली पकड़ी जाती है और इसमें केवल पुरुषों के द्वारा प्रतिभाग किया जाता है। तो पुरुषों के द्वारा ही इसमें प्रतिभाग होता है और यह मछमोड़ के नाम से इसे जाना जाता है। इसके अलावा अगर हम प्रमुख नृत्यों की बात करें जौनसारी की, तो जौनसारी के प्रमुख जो नृत्य हैं
हारुल या प्रात नृत्य, राशो नृत्य, घुमशू नृत्य, झेला नृत्य, छोड़ो नृत्य, धी नृत्य, और ये है घुंडिया नृत्य, जंगबाजी, सराई, हृदय नृत्य, सामूहिक मंडाण, तांदी, मरोज, रैनता, ठुमकुया नृत्य, बराड़ी गांडिया, रास राशो, झेला नृत्य, पांडवला, पौड़ई, रेणा रैत, अंडे कंडे और पत्तीबाजी। तो ये भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि कौन सा जौनसारी जनजाति से संबंधित नहीं है। तो ये सभी आपको ध्यान रखने हैं। इनमें ये अंडे कंडे, पत्तेबाजी, पौड़ई, मरोज, रैनता, ये सभी यहाँ पर एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। ये किससे संबंधित है या ये क्या है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा प्रमुख लोकगीत की अगर हम बात करें तो प्रमुख लोकगीत हैं हारुल, मांगल, छोड़े, सिलोंगू, केदार छाया, गोडवड़ा, राणा रात और ब्राशु। तो ये प्रमुख यहाँ पर जौनसारी लोकगीत हैं। इसके अलावा प्रमुख हथियार की बात करें तो तलवार, फरसा, कटार और जमदंड, ये क्या हैं, इनके प्रमुख हथियार हैं। और आर्थिक गतिविधियों की बात करें तो यहाँ पर जौनसारी जनजाति का मुख्य व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन है। और पहला जो वर्ग है तो खसास, ब्राह्मण, राजपूत, तो ये काफ़ी समृद्ध व संपन्न है। और कृषि भूमि के मालिक मुख्यतः क्या होते हैं, जो सबसे उच्च वर्ग है या पहला वर्ग है तो यह मुख्यतः काफ़ी समृद्ध संपन्न होते हैं और कृषि भूमि के मालिक भी होते हैं। दूसरा वर्ग है जो कारीगर वर्ग, तो कारीगर व मजदूरी से ये अपनी आजीविका चलाते हैं, वह आत्मनिर्भर या वर्ग होता है। तो यहाँ पर तीसरे वर्ग की अगर हम स्थिति की बात करें, हरिजन खसास, तो सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से काफ़ी पिछड़े हुए हैं और सरकारी या स्वयं के प्रयासों से वर्तमान में इनकी जो स्थिति है तो उसमें हमें सुधार देखने को मिलता है। इसके अलावा कोल्टा जनजाति जो तीसरा वर्ग है उसके अंतर्गत है, तो यहाँ पर सामाजिक और आर्थिक स्थिति काफ़ी दयनीय है। ये कोल्टा जनजाति क्या है, हरिजन खसास जो तीसरा वर्ग है इसी के अंतर्गत आते हैं, तो इनकी स्थिति काफ़ी दयनीय है। लेकिन वर्तमान में उत्तराखंड सरकार के द्वारा जो विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं तो उनसे काफ़ी इनकी जो स्थिति है तो उसमें सुधार देखने को मिलता है और लगातार सरकार के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा राजनीतिक अगर हम संस्था की बात करें तो जौनसार बाबर में राजस्व ग्राम है 358 और 39 खतिया पट्टियाँ हैं। पहले ग्राम पंचायत की जगह इनमें खुमरी नामक समिति होती थी, तो इनकी अपनी जो संस्था होती थी खुमरी नामक इसमें समिति होती थी ग्राम पंचायत की जगह। और गांव का प्रत्येक परिवार क्या होता है का एक सदस्य क्या होता था, खुमरी का मेंबर होता था। और खुमरी का जो मेंबर होता है, जैसे ग्राम पंचायत का मुखिया होता है तो या अध्यक्ष होता है तो उसे ग्राम सयाना के नाम से जाना जाता है। जैसे प्रधान कहा जाता है जो ग्राम पंचायत का मुखिया होता है या अध्यक्ष होता है, तो उसी प्रकार यहाँ पर खुमरी का मुखिया ग्राम सयाना के नाम से जाना जाता था। और व्यक्तिगत मामलों का निपटारा खुमरी के द्वारा यानी ग्राम पंचायत के द्वारा ही किया जाता है। खत खुमरी, तो खुमरी से ऊपर क्या होता है, खत होता था और यह पट्टी स्तर पर होता है। तो खुमरी सबसे निचली संस्था है ग्राम पंचायत और उससे ऊपर खत या पट्टी स्तर पर होती है। तो खत खुमरी नामक जो समिति है तो इसका मुख्य खत सयाना कहलाता है। तो यहाँ पर खत खुमरी पंचायत से ऊपर यानी जो खुमरी है तो खुमरी से ऊपर की संस्था है खत खुमरी। और यह क्या करती है, जैसे ग्राम पंचायत में होते हैं जो परिवार हैं जो उसके मेंबर हैं तो उन्हीं के जो यहाँ पर जो विवाद हैं तो उनको यहाँ पर निपटाने का कार्य करती हैं। लेकिन जो खत खुमरी है तो एक से अधिक गाँवों के जो विवाद हैं तो या उनके मामले हैं तो उनको निपटाने का कार्य खत खुमरी करती है। और जिसमें मालगुजारी व दीवानी आदि मामले आते हैं तो इनको निपटाने का कार्य क्या करती है, खत खुमरी के द्वारा किया जाता है। जौनसार बाबर क्षेत्र के कुछ प्रमुख व्यक्तियों की बात करें जिनमें सबसे पहला नाम है वीर शहीद केसरी चंद। इनका जन्म 1 नवंबर 1920 को क्यावा गांव चक्राता में होता है। और पहले यह ब्रिटिश सेना में, फिर सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज में शामिल हो जाते हैं। पहले ब्रिटिश सेना में थे, उसके बाद ये फिर आज़ाद हिंद फौज में शामिल हो जाते हैं। और इम्फाल में पुल उड़ाने के लिए इनको मुकदमा चलता है इन पर और 3 मई 1945 को इनको फांसी की सज़ा दी जाती है। तो इसी क्रम में यहाँ पर इनके 3 मई को याद रखने के लिए बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है और चौलीथात में एक मेले का आयोजन किया जाता है। इसके बाद है केदार सिंह। तो केदार सिंह बिशोई ग्राम के निवासी थे और ये जौनसार बाबर के प्रथम
समाज सेवी के रूप में इनको जाना जाता है और समाज सेवा एवं जन जागृति का अग्रदूत भी इन्हें जौनसार में कहा जाता है। इसके बाद है पंडित शिवराम। तो पंडित शिवराम की हम बात करें तो जौनसार के प्रथम कवि के रूप में इनको जाना जाता है। तो जौनसार के प्रथम कवि पंडित शिवराम को कहा जाता है। इनकी प्रसिद्ध जो रचना है वीर केसरी चंद, तो वीर केसरी इनकी प्रमुख रचना है और वीर केसरी जो रचना है तो यह प्रसिद्ध जो शहीद अभी हमने पढ़ा केसरी चंद, तो उन पर यह आधारित है। इसके बाद है भाव सिंह चौहान। तो भाव सिंह चौहान की बात करें तो प्रथम जौनसारी व्यक्ति हैं जो मसूरी और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय खेल जगत में इनके द्वारा विशिष्ट उपलब्धि अर्जित की जाती है। और इसके अलावा इनको फादर ऑफ जौनसार के नाम से जाना जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण है, फादर ऑफ जौनसार भाव सिंह चौहान को कहा जाता है। इसके बाद है गुलाब सिंह। गुलाब सिंह की बात करें तो गुलाब सिंह को यहाँ पर राजनीतिक जागरूकता का जनक जौनसार में कहा जाता है और विरनाट ग्राम है जौनसार बाबर में, तो यहाँ पर इनका जन्म होता है और मंत्री बनने वाले ये प्रथम जौनसारी व्यक्ति हैं। तो यहाँ पर जौनसार बाबर के क्षेत्र से मंत्री पद तक पहुँचने वाले ये प्रथम व्यक्ति हैं। इसके अलावा रतन सिंह जौनसारी है जो कविता के माध्यम से जौनसार के क्षेत्र को यहाँ पर उजागर करते हैं, वहाँ की समस्याओं को, वहाँ की सांस्कृतिक चीज़ों को, और इनको जौनसार के आधुनिक कवि के रूप में भी जाना जाता है, रतन सिंह जौनसारी। तो जौनसार के आधुनिक कवि कहा जाता है रतन सिंह जौनसारी को, राजनीतिक जागरूकता का जनक गुलाब सिंह को, और फादर ऑफ जौनसार भाव सिंह चौहान को कहा जाता है। इसके अलावा देविका चौहान हैं, समाज सेवा से जुड़ी हैं और महिला उत्थान में इनके द्वारा उल्लेखनीय कुछ कार्य किए गए हैं। कृपाराम जोशी जी प्रमुख शिक्षाविद एवं समाज सेवी हैं। जौनसार बाबर में समाज सेवा एवं विकास हेतु इनके द्वारा संगठनों की स्थापना की गई है। इसके अलावा नंदलाल भारती हैं, तो जौनसार संगीत के जनक इनको कहा जाता है। तो जौनसार संगीत के जनक कहलाते हैं नंदलाल भारती और जौनसारी रत्न से इनको सम्मानित किया गया है और जौनसारी संगीत एवं संस्कृत के विकास में इनका प्रमुख योगदान है। तो नंदलाल भारती को जौनसार संगीत के जनक के रूप में जाना जाता है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट थे जौनसारी जनजाति से संबंधित। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम थारू जनजाति से संबंधित यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो इसके साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी आप बने रहें हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।